क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए, एक और पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में PT2 का एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि हम आपके सामने सोल्व करने जा रहे हैं। और ध्यान रखो, पेपर सोल्व करने का तरीका हमारा सिंपल और कॉन्सेप्ट समझ में आए इस तरह से होता है। आपका रिवीजन अच्छा हो, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हो जाए और आपकी पेपर को सोल्व करने की जो अप्रोच है वो सही हो जाए, ठीक है, जिससे कि आप बेटर कॉन्फिडेंट फील कर पाओ और पेपर बढ़िया तरह से परफॉर्म कर पाओ। आइए, बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने क्लास 8 का सोशल साइंस का पेपर है, जो कि हम सोल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, आपको हमेशा से पता है। तो हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा। तो कौन लोकसभा की मीटिंग कौन, एक तरह से उसका चेयरपर्सन कौन होता है, कौन प्रिसाइड्स करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर। तो लोकसभा का हमेशा याद रखो स्पीकर होता है, ठीक है, चेयरपर्सन जिसको स्पीकर बोलते हैं। और राज्यसभा का, अगर राज्यसभा का आ जाए तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजीज काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। तो शिवाजीज काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स का नाम क्या था, अष्टप्रधान। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही लगाया हुआ है बच्चे ने। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। एक सेकंड, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मराठाज वर फेमस फॉर विच टाइप ऑफ वॉरफेयर। तो आपको पता है गुरिल्ला वॉरफेयर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए मराठा जो राजा थे वो बहुत फेमस थे। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज रायगढ़ टू द मराठा एम्पायर। तो आपसे ऑप्शन ए है ट्रेड सेंटर, बी समर कैपिटल, मेन फोर्ट एंड कैपिटल और रिलीजियस साइट। तो आपको बताना होगा कि कौन सा है मेन फोर्ट एंड कैपिटल। तो व्हाट वाज रायगढ़ टू द मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर के लिए जो रायगढ़ जगह है वो क्या थी, एक मेन फोर्ट था और कैपिटल थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। द मराठाज कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू नोन एज। तो जो लैंड रेवेन्यू लेते थे मराठाज, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे ऑप्शन ए अबवाब, बी ज़कात, सी चौथ एंड सरदेशमुखी और डी जिजिया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, चौथ एंड सरदेशमुखी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है, हु सक्सीडेड शिवाजी आफ्टर हिज डेथ। तो शिवाजी के मरने के बाद कौन राजा बना। तो शिवाजी के मरने के बाद संभाजी राजा बने थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर आते हैं, हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो हमें पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव मतलब जो नियम को लागू करते हैं, जो कार्यप्रणाली देखते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर, क्या बोलते हैं उनको, इलेक्टेड बाय स्टेट असेंबलीज, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल और अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और नॉमिनेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे कि आपको पता है जो मेंबर ऑफ लोकसभा, देखो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें स्पीकर होता है चेयरपर्सन, इसमें वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये इलेक्ट होके आते हैं डायरेक्टली फ्रॉम पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल, और ये इलेक्टेड बाय दी असेंबली, इलेक्टेड बाय दी अलग अलग। जैसे राज्यसभा में कुछ लोगों को प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करते हैं और बाकी सब इनडायरेक्टली अपॉइंट होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इलेक्टेड बाय स्टेट असेंबलीज गलत, बी इलेक्टेड बाय डायरेक्टली बाय द पीपल, यही बताया मैंने, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल लोकसभा में हमेशा याद रखना। क्वेश्चन 9 पर आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा की मैक्सिमम टर्म मतलब कितने साल तक लोकसभा का मेंबर बन के रह सकता है कोई, बताओ। तो 5 साल, और राज्यसभा का 6 साल। क्वेश्चन नंबर 10 पर आता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू, राज्यसभा, प्राइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्राइम मिनिस्टर के लिए, राज्यसभा के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, लोकसभा के लिए। तो ऑप्शन डी लोकसभा के लिए। लोकसभा में तो होते हैं आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की जो देश को चलाती है, वो किसके लिए उत्तरदायी होती है, लोकसभा के। सेक्शन बी की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएगा, रटो, याद करो, समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, नंबर आ जाने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो है। अब इसमें लगभग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट इस पर्सपेक्टिव से चलो, जो मैंने बोल दिया वो तो आएगा ही आएगा। तो 2 मेजर डिफरेंस बताने हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब यहीं लिख लेते हैं अपने मेजर जो डिफरेंस है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर में आप लिख सकते हो दी सुप्रीम
law making body of India consisting of the president, Lok Sabha एंड राज्यसभा लेजिस्लेचर कहलाएगी। एग्जीक्यूटिव क्या कहलाएगा? एग्जीक्यूटिव कहलाएगा कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लेजिस्लेचर क्या हो गया? सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी किसको क्या है? सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है हमारे देश की संसद, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। तो लॉ बॉडी ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेचर कहलाती है। एग्जीक्यूटिव वो होती है जो नियम बनाती है और नियम को पालन करना सिखाती है, जैसे कि जो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि पीएम के द्वारा लीड किए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस हो सकता है आपका कि मेक्स लॉज एंड, ये क्या करते हैं? मेक्स लॉज एंड ओवरसीज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव, और ये क्या करते हैं? एनफोर्स द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। तो बेसिकली ये कानून बनाते हैं, ये लागू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। 12th पर आते हैं। हु वर द मराठास? मराठास कौन थे? हाउ डिड दे मैनेज टू बिकम द लार्जेस्ट पैन इंडिया पावर बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर? तो ब्रिटिश के इंडिया पर राज करने से पहले कैसे मराठास देश पर राज करने वाले सबसे बड़े जो एक ग्रुप था वो बन गए थे? तो मराठास कौन थे और उन्होंने कैसे मैनेज किया पूरे इंडिया पर राज करना? ठीक है, तो आइए वो देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं कैसे लिखेंगे। अच्छा, इसी पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके मैंने आंसर इस तरह से आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, आप अपने मैप के साथ, डायग्राम के साथ सब पीडीएफ अवेल कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके। मेंबरशिप आज ज्वाइन मत करना, कल करना, क्योंकि कल प्राइस ड्रॉप करेंगे हम बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हर क्वेश्चन पेपर की, हर क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी क्वेश्चन हम पेपर सोल्व कर रहे हैं उसके सोल्यूशन की। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि मराठा कौन थे और उन्होंने कैसे मैनेज किया था कि लार्जेस्ट पैन इंडिया पावर बनने के लिए ब्रिटिश लोगों के आने से पहले। ठीक है, तो अपना आंसर लिखते हैं यहाँ पर। 11th हमारा है 11th, जिसमें द मराठास वर द पीपल ऑफ द डेक्कन रीजन। ये हम सबको पता है, डेक्कन रीजन के, इंडिया के डेक्कन रीजन के ये लोग कहलाते थे, जो कि प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र के लोग हैं। यूनाइटेड बाय मराठी लैंग्वेज, ठीक है, एंड कल्चर। दूसरा कि अंडर शिवाजी एंड लेटर लीडर्स they use गोरिल्ला वॉरफेयर। तो लड़ने का एक गोरिल्ला वो तरीका था जिसमें ये घाटियों पर चढ़कर ऊपर से हमला करते थे, तो वो एक गोरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये टेक्निक यूज़ करते थे। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स एंड अ नेवी टू डिफीट। इनके पास एक नेवी भी थी जो लार्जर पावर को डिफीट करने के लिए बनी हुई थी। पावर्स लाइक द मुगल्स।
ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इन 18th century the Peshwas expanded Maratha control across central and northern India through efficient administration, military campaigns and revenue systems like चौथ। ठीक है, इस तरह से आप पूरा आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th के बाद 12th सेक्शन डी का सेकंड क्वेश्चन, सेक्शन डी नहीं सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, थर्ड पर आते हैं। तो व्हाट मेक्स द इंडियन पार्लियामेंट द वॉइस ऑफ द पीपल, हाउ डज इट इंश्योर दैट द डिफरेंट ओपिनियंस आर हर्ड। तो कैसे इंडियन पार्लियामेंट लोगों की आवाज़ है ये बताना है, और कैसे ये इंश्योर करता है कि वहाँ पर लोगों की आवाज़, लोगों के ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियंस सुने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम आराम से इत्मीनान से देंगे। तो बेसिकली बी का थर्ड पार्ट है सेक्शन बी का, जिसमें पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स पीपल बिकॉज MPs are elected by citizens. So debates and decisions reflect public needs and issues. Different opinions are heard through discussions, questions, and debates where members from different parties, regions raise viewpoint and concern. ठीक है, तो इस तरह से एमपी जो कि इलेक्टेड बाय सिटीजन्स, मतलब आम लोगों के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, तो फिर वो अपनी बात को पार्लियामेंट में रखते हैं। जैसे डिबेट्स में, डिस्कशंस में डिसीजन लिए जाते हैं, उनके डिसीजंस रिफ्लेक्ट करते हैं पब्लिक नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इश्यूज़ क्या होंगे ये सब दिखता है। तो डिफरेंट ओपिनियंस आर हर्ड थ्रू डिस्कशंस, क्वेश्चंस, डिबेट्स वेयर मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, रीजन्स रेज व्यू पॉइंट एंड कंसर्न अकॉर्डिंग टू पीपल ऑफ इंडिया और अकॉर्डिंग टू सिटीजन्स। ठीक है, सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया हमने। क्वेश्चन फोर्थ पर आते हैं। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आई होप थोड़ा ध्यान दे के देखोगे, आपको आ जाएगी, क्योंकि मैंने बोलते हुए लिखा है एक एक वर्ड। बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जो कि इसके मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ का लिंक दिखने लगेगा चैनल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं सेक्शन बी के। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, आइए मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर लिखते हैं। तो द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू make laws for the country and to discuss and decide important national matters। ठीक है, it also controls the executive by asking questions, holding debates, and ensuring accountability। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। सेक्शन डी बी के 4th क्वेश्चन तक हम हो गए कंप्लीट। सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली आपके सामने। इन सितंबर 2023 after nearly 27 years of delays the Indian Parliament passed the Women's Reservation Bill। the bill आपके सामने एक पूरा पैरा दे दिया, इसके भी यहाँ पर शायद क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो पैरा है कि द बिल ऑफिशियली कॉल्ड नारी शक्ति वंदन अधिनियम proposed to reserve 1/3 मतलब 33% of seats in the lower house and in all state legislative assemblies for women। The bill also provides sub-reservation among the seats reserved for scheduled caste and scheduled tribes। 1/3 of those would be reserved for women belonging to SC/ST communities। In the Lok Sabha, the bill passed with a huge majority, 454 votes in favor, 2 against। In the upper house, Rajya Sabha, it passed unanimously। All 215 members voted in favor, with none opposed। However, the bill will become effective only after delimitation exercise, जो कि थी redrawing of constituency boundaries, which in turn will follow the next census। That means it is unlikely to be implemented before the 2029 general elections as per the bill। The reservation would remain for 15 years, after which Parliament can review or extend it। This law is expected to significantly increase women's representation in the Parliament and state legislatures, a big step for gender equality in Indian politics। तो बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट में रिजर्वेशन के लिए महिलाओं की सीट्स बढ़ाकर ये नियम लाया गया, जिसको बोला गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके बिहार पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स डज द विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 रिजर्व फॉर विमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो इसका आंसर आपका ऊपर दिया गया है 1/3। 1/3 कितना दिया गया? 1/3 जो कि है 33% ऑफ सीट्स, इतना लिख देंगे आप। सेकंड क्वेश्चन है बिसाइड्स जनरल सीट्स विच सोशल ग्रुप्स आर इंक्लूडेड अंडर सब रिजर्वेशन फॉर विमेन इन द बिल। तो बेसिकली शेड्यूल कास्ट मतलब SC and ST have sub reservation with 1/3 of SC ST reserved seats reserved for women SC/ST community। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। व्हाट वाज द वोट काउंट इन द लोकसभा व्हेन द बिल वाज पास। तो क्या काउंट थी? 454 वोट्स इन फेवर, एंड 2 वोट्स अगेंस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, सेकंड हुआ, फर्स्ट हुआ। फोर्थ पर आते हैं। वाई विल द बिल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली डिस्पाइट बीइंग पास्ड। पास होने के बावजूद बिल को इमीडिएटली क्यों नहीं लागू किया गया? तो इसका आंसर आप लिखोगे कि इट विल बिकम इफेक्टिव ओनली आफ्टर इट विल, ऊपर पढ़ा था मैंने जहां पर मैं फंबल किया था, इट विल बिकम इफेक्टिव only after delimitation, मतलब कि redrawing constituencies which will be done after the next census। ठीक है, so it is unlikely to be implemented before the 2029 जनरल इलेक्शंस। देखो बिल तो पास हो गया लेकिन उसको लागू नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डेलिमिटेशन मतलब कि पहले वो रिड्रॉइंग कॉन्स्टिट्यूंसीज को दोबारा से देखा जाएगा और नए सेंसस के हिसाब से इसको लागू किया जाएगा। तो इट इज़ अनलाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड, ये पॉसिबल नहीं है कि 2029 के जनरल इलेक्शन से पहले ये पॉसिबल इम्प्लीमेंट हो पाए। ठीक है, इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ लेकिन पास हो गया है। सेक्शन डी पर आते हैं। आई होप सेक्शन डी पर आ गए थे। अच्छा, हमने एक गलती, शायद हमने एक मिस्टेक कर दी। नहीं, हमने मिस्टेक नहीं करी, हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद सेक्शन डी पर आ गए हैं, बिल्कुल सही। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सेक्शन डी का, कंपेयर हाउ शिवाजी एंड लेटर मराठास ट्रीटेड रिलीजियस प्लेसेस एंड पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स, व्हाट एविडेंस फ्रॉम द चैप्टर शोज देयर अप्रोच टू रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो कहा गया है कि कंपेयर करो शिवाजी और मराठा के बाकी जो लीडर रहे हैं उनको, कि कैसे शिवाजी कैसे अलग तरीके से रिलीजियस प्लेसेस को, लोगों को अलग तरीके से उनको ट्रीट करते थे और मराठास के बाकी राजा अलग तरीके से ट्रीट करते थे। ठीक है, मान लो ये शिवाजी हैं और ये बाकी मराठास हैं, मराठा मतलब मराठा लीडर हैं। अब ये लोग अलग तरीके से ट्रीट करते थे रिलीजियस प्लेसेस को, पीपल को, और ये अलग तरीके से धार्मिक लोगों को। और क्या सबूत मिलते हैं चैप्टर में, क्या सबूत बताए गए हैं जो रिलीजियस डाइवर्सिटी को अप्रोच करने के डिफरेंट तरीके दिखाए गए हैं। ठीक है, इसके बिहाफ पर आप क्वेश्चन सेक्शन डी का क्वेश्चन फर्स्ट कैसे करोगे? पीडीएफ में आपको आंसर मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फर्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखो हमने कितने पार्ट्स में बांटा इसको। पहला पार्ट, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। शिवाजी कैसे प्रोटेक्ट करते थे रिलीजियस प्लेसेस को, मतलब जो आपके धार्मिक स्थान हैं उनको शिवाजी महाराज कैसे ट्रीट करते थे, कैसे उनके प्रति काम करते थे और कैसे बाकी राजा काम करते थे। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स। जो अलग अलग फेथ थे, लोगों का विश्वास था, उसकी रिस्पेक्ट कैसे करते थे शिवाजी और बाकी राजा कैसे करते थे। तीसरा पॉइंट हो गया कि रिवाइवल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर कोई मर रहा है, बचना है, किसी को कठिनाई समस्याओं में परेशानी है, उसको समाधान देना है, उसकी मदद करनी है, तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मतलब भेदभाव के उसकी मदद कैसे करते थे, शिवाजी कैसे करते थे और बाकी राजा कैसे करते थे। फिर आया इंक्लूसिव कल्चर एंड गवर्नेंस। इंक्लूसिव कल्चर और गवर्नेंस कैसी थी दोनों के राज्य में, ये दिखाया गया है। तो ये 4 पॉइंट हमने दिखाए हैं जिसको अब हम दोबारा से देखेंगे। तो पहला देखते हैं। पहले में प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस मतलब धार्मिक स्थान, जैसे मंदिर आपके आश्रम, इनको कैसे बचाते थे। तो शिवाजी स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड दैट मॉस्क, टेम्पल्स एंड होली बुक्स शुड नॉट बी हार्म ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन। तो जब सेनाओं को आक्रमण करने का ऑर्डर दिया जाता था तो शिवाजी महाराज ने स्ट्रिक्टली कहा था कि किसी भी मंदिर, मस्जिद या किसी भी पवित्र स्थान को या पवित्र किताब को या किसी भी ग्रंथ को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। सच एज एट सूरत, लेटर मराठास फॉलोड दिस। लेकिन आने वाले समय के जो मराठा राजा हुए हैं सूरत में, उन्होंने क्या किया, पॉलिसी एंड इवन रिबिल्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स लाइक काशी, विश्वनाथ एंड सोमनाथ। और इसी की तरह सूरत में आने वाले टाइम में मराठाओं ने क्या किया, अलग पॉलिसी लाए कि उन्होंने इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो थे जैसे कि काशी विश्वनाथ और सोमनाथ, उनको रिबिल्ड किया। ठीक है, इस तरह से उन्होंने किया। दूसरा, रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स। शिवाजी वॉज डिवोटी हिंदू बट रिस्पेक्टेड अदर रिलीजियस एंड सपोर्टेड होली मैन ऑफ डिफरेंट फेथ्स। तो अलग अलग धर्मों के लोगों का वो सम्मान करते थे, भले ही वो किसी भी धर्म के हो। शिवाजी ये बात करते थे। ठीक है, और इसके बाद दिस एटीट्यूड, इनका यही एटीट्यूड, टॉलरेंस कंटिन्यू अंडर लेटर मराठा रूलर। यही एटीट्यूड जो बाद में आए मराठा, उनके अंदर टॉलरेंस मतलब किसी भी समस्या को झेलने की क्षमता बढ़ गई लोगों में, उनके इस दया वाले भाव को देखकर। दिस एटीट्यूड ऑफ टॉलरेंस कंटिन्यूड अंडर लेटर मराठा रूलर। यही जो भाव था यही आगे वाले राजाओं में रहा। थर्ड पॉइंट था कि शिवाजी रीबिल्ड डैमेज टेम्पल्स एंड रिवाइव्ड हिंदू ट्रेडिशंस, हमें पता है। और बट विदाउट टारगेटिंग अदर रिलीजन्स, लेटर मराठास एक्सपेंडेड दिस रिवाइवल अक्रॉस इंडिया वाइल
अलाउइंग फ्रीडम ऑफ वर्शिप। देखो शिवाजी ने तो सबको बराबर रखा, लेकिन आने वाले मराठा राजाओं ने क्या किया कि हिंदू धर्म को बढ़ाया और मंदिर बहुत बनवाए। किसी का कुछ नुकसान नहीं किया, सबको अपने अपने काम करने के लिए छोड़ रखा था, लेकिन उन्होंने अपने मंदिर रिस्टोर करे और ज़्यादा काम किया। इंक्लूसिव कल्चर और गवर्नेंस की बात कर ले तो मराठास एनकरेज अ शेयर्ड मल्टी कल्चर। तो वो एक एनकरेज ऐसे समाज को बढ़ावा देते थे जिसमें सब मिलजुल कर रहे, ठीक है, मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट स्पेशली अंडर लेटर रूलर्स लाइक दोज इन थंजावुर। लेकिन आने वाले समय में जैसे और राजा रहे, जैसे थंजावुर के राजा रहे, वे जहाँ मराठी तमिल तेलुगु कल्चर को एग्जिस्टेड पीसफुली रहा, ठीक है, एक साथ मिलकर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं सेक्शन डी के। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी? व्हाट कुड हैपन इफ वी डिड नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? हमारे देश में जुडिशरी का क्या रोल है और क्या होता अगर हमारे देश की जुडिशरी आज़ाद ना होती, मतलब अपना जो नियम कानून के ऊपर जो जुडिशरी अपने जजमेंट सुनाती है, मान लो किसी की गलती है, फिर चाहे वो नेता हो, राजा हो, कोई भी हो, तो जुडिशरी पक्षपात करे बिना उसके ऊपर सज़ा सुना सकती है। लेकिन अगर वो आज़ाद ना होती तो वो दबाव में रहती, तो फिर वो क्या होता देश का, वही दिखाया गया है। तो आंसर में हमने लिखा द जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉज। तो ये इंटरप्रेट करती है लॉ को, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है जुडिशरी, इंश्योर करती है कि सबको न्याय मिले, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, और सबके डिस्प्यूट खत्म हो किसके हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। दूसरा पॉइंट है इट इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ मतलब जितने भी कानून है उससे पहले इक्वालिटी आनी चाहिए। प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट का कोई जो ताकत है गवर्नमेंट में आने की, सरकारी नौकरी की, मिनिस्टर की, या किसी भी पॉलिटिकल पद हो या एग्जीक्यूटिव पद हो या जुडिशरी पद हो, उस पद का कोई गलत मिसयूज़, उस ताकत का कोई गलत यूज़ ना कर ले, इस बात को इंश्योर करती है और उससे बचाती है लोगों को। इम्पोर्टेंस क्या है? विदाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर आज़ाद ना होती तो जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती कोर्ट्स को, उसका मिसयूज़ करती गवर्नमेंट, अथॉरिटी को कंट्रोल करती, वायलेंट करती, सिटीजन्स को वायलेट करती, राइट्स विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट, और राइट्स को मतलब तोड़ मरोड़ देती, किसी के अधिकारों पर कोई हक नहीं होता किसी का, और सबको डरा कर रखती। पब्लिक ट्रस्ट जो होते हैं वुड कोलैप्स, वो गिर जाते, और अनफेयरनेस वुड राइज, मतलब कि असामान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। डेमोक्रेसी कुड वीकन और टर्न इनटू डिक्टेटरशिप, और जिसके बाद डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती और तानाशाही आ जाती, किसी एक का राज जो सरकार में होगा उसका राज हो जाता, ठीक है, इस तरह से है। और लास्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन देखो डी का हमने अभी किया है सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ई सेक्शन में मैप वर्क आता है मराठा एम्पायर अंडर शिवाजी 1674 का, आपको शिवाजी के राज में मराठा एम्पायर कहाँ था वो दिखाना है, और मार्क करना है वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ मराठास। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैप में कुछ इस प्रकार मिलेगा अगर आप पीडीएफ अवेल कर लोगे। ये क्वेश्चन मैं पीडीएफ वाले बच्चों के लिए छोड़ रहा हूँ, और चलिए फिर ठीक है, पीडीएफ लो ना लो आपको सबको करा देते हैं क्वेश्चन। तो देखो मराठा एम्पायर ये रहा, मराठा एम्पायर ये रहा शिवाजी के राज में, ठीक है। और इसके बाद हमें कहा गया है दूसरी चीज़ क्या कही है, मराठा एम्पायर अंडर शिवाजी 1674 मार्क द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ महाराष्ट्र। देखो ये दोनों एक ही चीज़ है, जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ महाराष्ट्र है ना, वही मराठा एम्पायर है अंडर शिवाजी 1674। तो मराठा एम्पायर अंडर शिवाजी 1674 यही है, ठीक है। और वेस्टर्न कोस्टल प्ले जो एरिया है, रीजन है महाराष्ट्र का, वो भी यही है, ठीक है। इसी के साथ आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको पेपर में हेल्प मिलेगी। आप पीडीएफ मेंबरशिप ज्वाइन करके अवेल कर लोगे। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाया करो, आई होप तुम लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड बाय दोस्तों।